राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय के बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहते हैं। तो ये बड़े प्रश्न के रूप में आता है। देखिए, कोई भी साहित्यकार हो, कवि हो, दार्शनिक हो, विचारक हो, उस पे अपने युग, तत्कालीन या समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव किसी न किसी रूप में ज़रूर पड़ता है। वो प्लेटो पे भी पड़ा था, अरस्तू पे भी पड़ा था और वो मैकियावेली पे भी पड़ा था। लेकिन मैकियावेली पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा, इतना विशेष प्रभाव पड़ा उस युग की परिस्थितियों का, और यही कारण है कि उसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। और ये जो कहा है, ये डनिंग ने कहा है। डनिंग का स्टेटमेंट है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। तो ये कहा जाता है उनको। अब क्या कारण रहे हैं उनको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला कारण है पुनर्जागरण आंदोलन। देखिए, उनकी जो कृतियां हैं उसमें उस युग की जो वास्तविक स्थिति है उसके साफ साफ दर्शन होते हैं। जैसे कि व्यक्ति का महत्व, उसके सौंदर्य, बौद्धिकता की चर्चा, तर्कवाद की चर्चा, सांसारिक मर्यादा का निरूपण, उद्गमनात्मक पद्धति का अनुसरण, राष्ट्रीयता की भावना का नेतृत्व तथा पारलौकिक के स्थान पर लौकिक उद्देश्यों की उपलब्धि का औचित्य आदि बहुत सारी बातें हैं जिनका समर्थन उन्होंने अपने विचारों में किया है, अपनी कृतियों में किया है। और ये सारी की सारी बातें पुनर्जागरण की युग की देन है। पुनर्जागरण में क्या था? पुनर्जागरण वो आंदोलन था जिसमें बुद्धि पर बल दिया गया, तर्क पर बल दिया गया, व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार किया गया। तो ये बातें थी जो उनके चिंतन में थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरी जो है वो है शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। तो इसमें देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड था उसमें हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम, लुई द्वादश ने, और स्पेन में जो फर्डिनेंड था, इन्होंने क्या निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में लगातार जो है शक्तिशाली और समृद्धिशाली होते जा रहे थे। उसने इटली के लिए भी ऐसे ही शासन की कल्पना की। मैकियावेली ने भी, जैसा कि इंग्लैंड में हो रहा था, फ्रांस में हो रहा था, स्पेन में हो रहा था, शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित हो रहे थे, और इसी तरह की कल्पना इटली के लिए उन्होंने की, जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का जो है केंद्रीकरण हो, यानी सारी शक्तियाँ एक जगह हों, केंद्रीकृत शासन हो, जो इटली में एकता स्थापित करे और एक सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। तो ये उनका मकसद था कि एक शक्तिशाली राजा का शासन स्थापित हो, और वही जो है इटली में एकता स्थापित कर सकता है, जैसा कि इंग्लैंड में हेनरी सप्तन, फ्रांस में लुई एकादश वगैरह, और स्पेन में फर्डिनेंड वगैरह ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। इस समय तक जो है पश्चिमी यूरोप के राज्य जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, उसमें राष्ट्रीय एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी थी, और इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में जो एकता की भावना थी उसको बढ़ा लिया था, विकसित कर लिया था उसको। वहीं इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में जो इटली था उसकी हालत ख़राब थी। वो 5 राज्यों में बटा हुआ था, जैसे कि नेपल्स, मिलान, रोमन चर्च, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस। इस तरीके से वो 5 गणराज्यों में डिवाइडेड था। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे, इनकी लड़ाई चलती थी। पोप उनके संघर्ष से लाभ उठाने का प्रयास करते थे। पोप के बारे में हम जानते ही हैं, जो कैथोलिक धर्मगुरु को जो है पोप कहा जाता था। वे कभी फ्रांस में, कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार इटली में जो है आपसी फूट थी, सिविल वार यानी गृह युद्ध के हालात थे, और विदेशी व्यक्तियों का हस्तक्षेप था, उनका शासन चल रहा था। इटली के इस राजनीतिक जो विभाजन था और ये जो दुरावस्था थी, इससे क्या है कि इटली बहुत कमज़ोर भी हो गया था, और वह आसानी से जो है शक्तिशाली
जो पड़ोसी राज्य थे उनकी महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनने लगा था। मेकियावली जो है वो एक सच्चा देशभक्त था और इस संबंध में उसे फ्रांस का जो प्रत्यक्ष अनुभव था, अतः वह फ्रांस की भांति एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य की अध्यक्षता में इन इटली के जो 5 गणराज्य थे इनका एकीकरण चाहता था, ताकि एक तरफ तो देश की जो अराजक और अशांत जो स्थिति है उस पर काबू पाया जा सके और दूसरी ओर जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उनसे इटली की रक्षा हो सके। तो इस तरीके से ये तीसरा पॉइंट था उनका, जो इनको सिद्ध करता है कि वो अपने युग के शिशु थे, यानी उन पर अपने युग की जो परिस्थितियां थी उनका प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट जो है इटालियन समाज की दुर्दशा। देखिए, मेकियावली के समय में जो इटालियन सोसाइटी थी उसकी दशा बड़ी खराब थी, शोचनीय थी। उस समय इटली वासियों में जो है नैतिकता, ईमानदारी और देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। भ्रष्टाचार था, चारों तरफ दलबंदी थी और आपस में स्वार्थपरता जो थी वो हावी थी। यद्यपि बौद्धिक प्रतिभा से परिपूर्ण व्यक्तियों की कमी नहीं थी, यानी बहुत अच्छे बौद्धिक लोग भी थे, इंटेलेक्चुअल लोग भी थे, किंतु नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। स्वयं जो पोप था उसका भी चरित्र अपवित्रता की तरफ था और साधारण नागरिक पैसा लेकर के जो है अनुचित काम करने को तैयार हो जाते थे। इस तरह मेकियावली के सामने जो मानव स्वभाव की जो दुष्टता है, उसका जो बुरा पक्ष है, वो मेकियावली ने देखा। इस सामाजिक दुर्दशा का जो है उस मेकियावली के मस्तिष्क पे भी जो है गहरा प्रभाव पड़ा। देश के एकीकरण के लिए वह शक्ति का पुजारी बन गया और उसने राष्ट्रीय सेना की स्थापना को आवश्यक बता दिया और उसने जो गणतंत्रीय शासन प्रणाली की सिफारिश न करते हुए जो है इटली वासियों के लिए एक निरंकुश राजा की आवश्यकता महसूस की, जो इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार है, नीति विहीनता है, बेईमानी है, इसको खत्म कर सके। उसने व्यवहारिक राजनीति को स्थान देते हुए कहा कि राजा का एकमात्र उद्देश्य जो है वो देश को सबल बनाना है, यानी ताकतवर बनाना है और उसे संगठित रखना है। अपने इस महान और पवित्र उद्देश्य के लिए ही जो है उसने कहा कि राजा कोई भी तरीके अपना सकता है, चाहे उचित चाहे अनुचित। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो धर्म और नैतिकता का पॉइंट है कि 14वीं शताब्दी में जो है पोप के विश्व साम्राज्य का जो सपना था वो तो नष्ट हो चुका था। पोप का जो विलास में जीवन और कुकर्मों ने जो है लोगों के हृदय में धर्म के प्रति जो विश्वास की भावना थी, श्रद्धा थी, वो समाप्त हो चली थी। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए मेकियावली ने खुद लिखा कि भाई उसने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया, यानी मेकियावली ने खुद जो है पोप की आलोचना की। उसी स्थिति में जो सेवानोराला जैसे संत थे उन्होंने भी चर्च में सुधार की मांग की तथा नैतिक बल से आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन कार्य किया। उसकी शिक्षाओं का लोगों पर प्रभाव भी पड़ा, किंतु जब फ्रांस ने फ्लोरेंस पर अधिकार कर लिया तो पोप को प्रसन्न करने के लिए सेवानोराला को बंदी बना लिया गया तथा उसे जीवित जला दिया गया। राजाओं ने नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दे दी और साधारण नागरिक भी जो है नैतिकता के नियमों के अनुसार आचरण नहीं करते थे। तो मेकियावली पर जो है अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना ही था और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही जो है उसने साफ साफ राजा को ये सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार और जो धर्म के सिद्धांत हैं उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए और लोक कल्याण के लिए जो है इन सिद्धांतों की अवहेलना कर देनी चाहिए। धर्म और नैतिकता जो है विरोधी मेकियावली की ये विचारधारा जो थी वो अपने युग के नितांत अनुरूप थी, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर के और अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। तो ये 5वां पॉइंट था जो उन्हें अपने युग का शिशु सिद्ध करता है। नेक्स्ट जो है वो मानव स्वभाव संबंधी धारणा है। मेकियावली के टाइम में इटली में शासक जो थे, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक जो है वो सभी भ्रष्ट आचरण में लीन थे। शासक और पोप के आपस में संघर्ष होते रहते थे। पोप जो है षड्यंत्र करता रहता था और साधारण नागरिकों के स्वार्थी और भ्रष्ट आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी, यानी उसको ये लगा कि मानव जो है स्वभाव से बुरा है और उसने ये विचार व्यक्त किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण हैं और न वह नैतिक प्राणी है, वह एक जानवर है और जानवरों की चालाकी तथा खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। क्योंकि उस समय इटली में जो इंसानों का, आम इंसान का देख लो,
सरकारी कर्मचारियों का देख लो, पोप का देख लो, धर्माधिकारियों का देख लो, वो आचरण अच्छा था नहीं, तो उसके दिमाग में जो है वो एक छाप इस तरह की पड़ी कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से बुरा होता है। इसलिए उसने उसी प्रकार से जो है इंसान को चालाक, खूंखार और अनैतिक प्राणी उसने माना। इस प्रकार से जो है लास्ट में जो है हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली का जो चिंतन था, उसके युग में जो विद्यमान परिस्थिति थी, जो तत्कालीन और समकालीन जो परिस्थिति थी, उस पर बहुत गहरे रूप से उसका प्रभाव पड़ा है। और यही कारण है कि जो डनिंग हैं उन्होंने उसको अपने युग का शिशु कहा है। धन्यवाद।